डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत आई हैं पहली बार और उनके इस दौरे को सिर्फ एक औपचारिक विदेश दौरा समझना बड़ी भूल होगी, क्योंकि इस मुलाकात में सिर्फ मुस्कुराकर हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ बात हो रही है बुलेट ट्रेन की, अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट की, सेमीकंडक्टर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, भारत के नॉर्थ ईस्ट की और सबसे बढ़कर उस चीन की जिसकी बढ़ती ताकत ने एशिया की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है। तो सवाल है कि आखिर भारत और जापान की दोस्ती इतनी गहरी क्यों होती जा रही है? जापान भारत में इतना पैसा क्यों लगा रहा है? और क्या सचमुच इस पूरी कहानी के बीच चीन सबसे बड़ा फैक्टर है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देखना शुरू कर चुके हैं एयर नाउ। भारत और जापान के बीच 16वां एनुअल समिट यानी सालाना शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। तब से हर साल दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलते हैं। एक साल भारत मेजबानी करता है, अगले साल जापान। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो गए थे और इस बार जापान के प्रधानमंत्री नई दिल्ली आई हैं। लेकिन इस दौरे की खास बात सिर्फ इतनी नहीं है। सनाए ताकाइची के साथ जापान की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी भारत आए हैं, यानी सरकार के साथ साथ बिजनेस भी इस दौरे का बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि दोनों देश सिर्फ दोस्ती की बात नहीं करना चाहते, बल्कि उसे जमीन पर उतारना चाहते हैं। अब सवाल है कि जापान आखिर भारत में इतना दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? सबसे पहला जवाब है भारत का बाजार। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। कोरोना महामारी और फिर दुनिया में बढ़ते तनाव के बाद कंपनियों ने महसूस किया कि अगर सारी फैक्ट्रियां एक ही देश में होंगी तो खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए अब नई फैक्ट्रियों और नए इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आए हैं। आज भारत में करीब 1400 जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें से लगभग आधी मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन के क्षेत्र में है। यानी जापानी कंपनियां सिर्फ अपना सामान बेच नहीं रही, बल्कि भारत में ही फैक्ट्री लगाकर सामान बना रही हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और जापान के बीच करीब 27.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। वहीं अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच जापान ने भारत में 3.2 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। हाल ही में जापान ने यस बैंक में भी करीब 1.6 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मामला सिर्फ व्यापार का है, तो असली कहानी अभी बाकी है। भारत और जापान की दोस्ती के पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन। पिछले एक दशक में चीन ने आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई है। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है। गलवान जैसी घटनाएं दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल चुकी है। दूसरी तरफ जापान का भी चीन के साथ समुद्री सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है। ऐसे में दोनों देशों की चिंता लगभग एक जैसी ही है। यही वजह है कि भारत और जापान बार बार फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। आसान भाषा में समझिए तो इसका मतलब है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश की मनमानी ना चले, समुद्री रास्ते सबके लिए खुले रहें और छोटे देशों पर किसी का दबदबा ना हो। इसी सोच के कारण भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड नाम के समूह में काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में क्वाड सिर्फ एक बैठक करने वाला मंच नहीं रहा। डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत और जापान की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। दोनों देशों की सेनाएं नियमित संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं। नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों स्तरों पर सहयोग बढ़ा है। डिफेंस तकनीक साझा करने पर भी काम हो रहा है। लेकिन इस रिश्ते की सबसे दिलचस्प बात शायद आपको पता भी ना हो। भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अगर किसी एक देश के साथ अलग व्यवस्था बनाई है तो वह सिर्फ जापान है। इसे इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहा जाता है। इसके जरिए सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बिजली परियोजनाएं चल रही, पर्यटन बढ़ाया जा रहा है और युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जापान मानता है कि भारत का नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक सीमा वाला इलाका नहीं है, ये दक्षिण एशिया और साउथ वेस्ट एशिया को जोड़ने वाला सबसे अहम रास्ता है। इसलिए अगर इस इलाके का विकास होता है
तो दोनों देशों को फायदा होगा। हाल ही में जापान के कई तरह के प्रतिनिधिमंडल मणिपुर और दूसरे उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा कर चुके हैं। मेघालय के साथ एक समझौते के तहत 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग और रोजगार देने की योजनाएं भी बनाई गई। अब बात उन क्षेत्रों की जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेंगी। सबसे पहले सेमीकंडक्टर। आज मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कार हो या लड़ाकू विमान, हर जगह चिप की जरूरत होती है। दुनिया में चिप की सप्लाई कुछ ही देशों पर निर्भर रही है, इसीलिए भारत और जापान चाहते हैं कि दोनों मिलकर ऐसी सप्लाई चेन तैयार करें जो किसी एक देश पर निर्भर ना हो। इसके अलावा दोनों देश दुर्लभ खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर भी साथ काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की बैटरी से लेकर आधुनिक हथियारों तक इन खनिजों की जरूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी दोनों देशों की प्राथमिकता में शामिल है। भारत और जापान ने एआई सहयोग पहल शुरू की। दोनों देश चाहते हैं कि भविष्य की तकनीकों में मिलकर काम किया जाए ताकि अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतों पर पूरी तरह निर्भर ना रहना पड़े। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य, दवाइयां, स्वच्छ ऊर्जा, सूचना तकनीक और साइबर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। अब एक और दिलचस्प बात यह है, भारत और जापान का रास्ता अब सिर्फ दिल्ली और टोक्यो तक सीमित नहीं रहा। अब भारत के राज्य और जापान के प्रांत भी सीधे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। पिछले साल हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान गए थे। वहीं जापान के कई प्रांतों के गवर्नर भारत आए। इसी पहल के तहत इंडिया जापान गवर्नर्स नेटवर्क शुरू किया गया। इसका मकसद है कि इन्वेस्टमेंट सीधे राज्यों तक पहुंचे और रोजगार के नए मौके बने। अगर इतिहास देखें तो दोनों देशों की दोस्ती नई नहीं है। सांस्कृतिक रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन आधुनिक दौर में ये रिश्ता साल 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप बना। 2006 में इसे स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप कहा गया और 2014 में इसे स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा मिला। आज दोनों देशों के बीच 70 से ज्यादा ऑफिशियल बातचीत के मंच है। विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल डिफेंस एडवाइजर और कई दूसरे स्तरों पर लगातार बैठकें होती रहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस बार के सम्मेलन से क्या निकलेगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर नए फैसले होंगे। सेमीकंडक्टर और एआई में सहयोग और मजबूत होगा। नॉर्थ ईस्ट में नई परियोजनाओं का ऐलान हो सकता है। डिफेंस सहयोग को भी नई रफ्तार मिल सकती है। यानी आने वाले वर्षों में भारत और जापान का रिश्ता और गहरा होने वाला है। लेकिन पूरी कहानी का सबसे निचोड़ यही है कि आज की दुनिया में दोस्ती सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, फायदों से चलती है। भारत को तकनीक, इन्वेस्टमेंट और भरोसेमंद साझेदार चाहिए। जापान को बड़ा बाजार, मजबूत साथी और चीन के ऑप्शन की जरूरत। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसीलिए ये रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है। यानी अगर कोई पूछे कि जापान के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा आखिर इतना जरूरी क्यों है, तो जवाब सिर्फ इतना नहीं होगा कि दोनों देशों ने व्यापार पर बात की। असली जवाब यह है कि एशिया की बदलती राजनीति, चीन की बढ़ती ताकत, नई तकनीकों की दौड़ और भविष्य की इकोनॉमी, इन सब के बीच भारत और जापान एक ऐसी साझेदारी बना रहे हैं जो आने वाले कई दशकों तक पूरे इंडो पैसिफिक एरिया की दिशा तय कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एयरनाउ पर हम आपके लिए खबरों की तह तक गोते लगाकर वो बातें लाते रहेंगे जो जानना आपके लिए जरूरी है। अभी के लिए मुझे यानी श्रेया को इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे एयरनाउ। आपके लिए खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने और कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,